Hello dear learners, I am Dr. Akhilesh Singh. I am working as the Assistant Professor and Program Coordinator in Department of Tourism, Uttarakhand Open University, Haldwani, Nainital, Uttarakhand. Today I am going to teach you about the environmental impacts of tourism. As we know that environment is one of the most important component of Earth. Similarly, it is also important for the tourism industry because the people who travels to different domestic or international destinations somehow positively or negatively impact the local environment. Many people say that tourism industry negatively affect to the environment, but many people also say that tourism industry positively affect to the environment. So here we will discuss about the both aspects of the tourism industry. It means we will discuss about the positive impacts of tourism industry on environment, as well as we will also discuss about the negative impacts of tourism industry on environment. Firstly, let us understand about the meaning of environment. As we know that environment is anything which has surrounded us. In this we can include living and non-living things, or we can also say biotic or abiotic. In living things we include flora, fauna, species and human beings. As we know that in flora species we include all plants and trees. In fauna species we include all different kinds of animal species which are residing on the earth. And in human beings we include 7 billion people who are residing on the earth. They are living in different countries of the different continents of earth. And in non-living things we include weather, atmosphere, rainfall, snowfall, snow hailing, mountain, water bodies, desert. Now we will discuss about the negative impacts of tourism on environment. First point is environmental pollution. जैसा कि हमें पता है जब कोई डेस्टिनेशन टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप होता है तो वो बहुत सारे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये लोग क्या कहलाते हैं? टूरिस्ट कहलाते हैं। ये टूरिस्ट जब किसी डेस्टिनेशन पर अपनी गाड़ियों से पहुंचते हैं या फिर टैक्सी यूज़ करते हैं, वॉल्वो बस यूज़ करते हैं या बसेस को यूज़ करके पहुंचते हैं, तो इसके कारण वहाँ पे डेस्टिनेशन पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है जिसे कि एयर पॉल्यूशन कहा जाता है। ये जो एयर पॉल्यूशन है लोकल रेजिडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, जिसमें कि अस्थमा वगैरह हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और ये जो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा जो सीनियर सिटीजन्स हैं, डिसेबल्ड पीपल हैं या इन्फेंट हैं, उनमें देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा दूसरा जो पॉल्यूशन में आता है वाटर पॉल्यूशन। जब किसी डेस्टिनेशन पे रिवर या लेक भी है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है तो वहाँ पे हमें बोटिंग भी देखने को मिलता है। अगर पैडल बोटिंग है वहाँ पे तब तो ठीक है, लेकिन अगर मोटर बोट को यूज़ किया जा रहा है तो मोटर बोट के कारण उस रिवर में या लेक में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। कई बार डीजल के लीकेज के कारण बहुत सारे जो वाटर स्पीशीज जिसमें मछली टर्टल की स्पीशीज हैं वो भी जो है कि मर जाते हैं। उनकी संख्या में हमें या फिर गिरावट देखने को मिलता है। इसके अलावा हम लोग जिन होटलों में जाके रुकते हैं, जिन रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, वहाँ पे बहुत सारा गार्बेज इकट्ठा होता है जिसको कि आसपास के डंपिंग ग्राउंड में फेंका जाता है या कई बार आसपास की नदियों में सीधे फेंक दिया जाता है होटल या रेस्टोरेंट्स के द्वारा। इसके कारण वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर है लैंड पॉल्यूशन। जब मैंने बात किया कि इतनी अधिक संख्या में टूरिस्ट किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो जहाँ जहाँ वो ट्रैवल करेंगे वहाँ पे वो कई बार टूरिस्ट अनअवेयर्ड होते हैं, क्योंकि टूरिस्ट हर तरह के पहुंचते हैं, अवेयर्ड भी अनअवेयर्ड भी। तो जो अनअवेयर टूरिस्ट हैं वो क्या करते हैं, कुछ भी खाया पिया वो कहीं भी फेंक दिए। या कई बार ये भी होता है कि डेस्टिनेशन पे उन्हें डस्टबिन की सुविधा नहीं मिलती है, तो इसके कारण भी लोगों को मजबूरी में फेंकना पड़ता है, जो कि गलत है। उनको अपने साथ ये कैरी करना चाहिए जो गार्बेज है और इसको किसी डस्टबिन में आगे जाके फेंकना चाहिए। इसके कारण क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन बढ़ता है। नेक्स्ट है डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब किसी डेस्टिनेशन पर टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, रोडवेज बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए, रिसोर्ट बनाने के लिए जंगलों को काटा जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। हमारे जो फ्लोरा फोना स्पीशीज हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम टूरिज्म को उतना ही डेवलप करें जिससे कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। देन लैंड इरोजन। जैसा हमें पता है कि जब बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाए जाते हैं
रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाते हैं तो बहुत सारे जो बीच में पेड़ आते हैं उन्हें काट दिया जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो मिट्टी है वो नरम पड़ जाती है और इसके कारण सॉयल इरोजन होता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी नरम पड़ गई है, बारिश में वो गीली होके वो बह जाती है पानी के साथ। इसके अलावा जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों को काट कर वहाँ पे सड़कें बनाई जाती हैं। इसके कारण क्या होता है, मिट्टी जहाँ जहाँ मिट्टी के पहाड़ होते हैं वो मिट्टी कमज़ोर पड़ जाती है और अगली बारिश में लैंडस्लाइड होके वहाँ पे हमें जो है कि मिट्टी का जो है कि वो हानि देखने को मिलती हैं, एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। कई बार तो पूरा का पूरा मलबा जो टूरिस्ट की गाड़ियां जा रही होती हैं, लोकल गाड़ियां होती हैं, उन पे आके गिर जाता है, जिसमें जान माल की हमें हानि देखने को मिलती है। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, जब हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करते हैं, हम डेवलपमेंट करने की भूख में हम जंगलों की तरफ बढ़ते हैं तो हमें फौना स्पीशीज़ में भी कमी देखने को मिलती है। जैसा कि हमें पता है हमारे इंडिया में भी बहुत सारे स्पीशीज़ जो हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जिसमें कि कश्मीर स्टैग या हंगुल जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलता है। इसी तरीके से हमने देखा है कि चीता जो कि भारत में विलुप्त हो गया था आज़ादी के पहले, और उन्हें अभी दोबारा लेके आया गया है क्यूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। तो ये सब जो है कि उदाहरण है कि हमें डेवलपमेंट उतना ही करना है जिससे कि हमारे जो फौना स्पीशीज़ हैं वो प्रभावित ना हो। तो इसके लिए हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट को सस्टेनेबल वे में करना चाहिए। ट्रैफिक की प्रॉब्लम, जब किसी डेस्टिनेशन पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट पहुंचते हैं तो वो अपने व्हीकल से पहुंचते हैं या टैक्सी यूज करके, जिससे कि जो वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी है वो प्रभावित होती है। जब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट किसी डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे तो वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या आम हो जाएगी, जो कि टूरिस्ट को ही नहीं बल्कि जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जिनको इमरजेंसी में कहीं जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, कोई पेशेंट है उसे हॉस्पिटल लेके जाना है, तो वो लोग समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये एक समस्या है जो कि कैरिंग कैपेसिटी में आता है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन अवेल द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो इसका जो है कि हर डेस्टिनेशन को ध्यान रखना चाहिए। गार्बेज की समस्या, जैसा मैंने पहले ही बताया कि जब किसी डेस्टिनेशन पे कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा टूरिस्ट पहुँचेंगे तो वहाँ पे होटल में, रेस्टोरेंट में, इसके अलावा टूरिस्ट जहाँ विजिट करने जा रहे हैं वहाँ पे गार्बेज बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगा। और हर डेस्टिनेशन की जो डंपिंग ग्राउंड है उसकी कैपेसिटी होती है, लिमिटेशन होती है। तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा होगा जिससे लोकल पीपल अफेक्टेड होंगे, और स्पेशली जो डंपिंग ग्राउंड है उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। उन्हें कई बार वहाँ से हटना पड़ता है, जाना पड़ता है, अपने घर वगैरह को छोड़ के डिस्प्लेस होना पड़ता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म। जैसा हमें पता है पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट्स हैं, इंडिया में भी बहुत सारे हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। इंडिया में लगभग 1550 आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल साइट्स ऐसे हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अंडर में आते हैं, और इसके अलावा 40 भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें 32 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक मिक्स्ड नेचर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ये सभी जो हमारे पास हैं ये हमने प्रोटेक्ट किया है ताकि हम टूरिज़्म को बढ़ा सकें। टूरिज़्म को बढ़ाना हमारा मकसद था, लेकिन साथ के साथ हमने अपने इन्वायरमेंट को भी बचाया, हमने अपने हिस्टोरिकल साइट्स को भी बचाया, हमने जो हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स से उन्हें भी बचाया। तो हमारा मकसद तो था टूरिज़्म को बढ़ाना, लेकिन साथ के साथ हमने अपनी जो धरोहर थी, हमारा जो इन्वायरमेंट था, उसको भी हमने जो है कि प्रोटेक्ट किया। फिर इसके अलावा जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करने में टूरिज़्म से सहायता मिलती है। कैसे? क्योंकि जब टूरिस्ट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देखने जाते हैं तो उनसे जो पैसा आता है उनको गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा किया जाता है और ज़्यादा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाने में। इसके अलावा उन पैसे को जो एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनके रख रखाव, उनके वहाँ जो फ्लोरा फोना स्पीशीज़ हैं उनके डेवलपमेंट पे भी खर्च किया जाता है। तो इसका यानी कि श्रेय जाता है टूरिज्म इंडस्ट्री को। अगर हम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें, रणथंभौर नेशनल पार्क की बात करें, तो यहाँ जो टूरिस्ट जाते हैं उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा वहाँ के नेशनल पार्क और वहाँ के जो स्पेशली फ्लोरा फोना स्पीशीज़ हैं उनको, उनके डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया जाता है। देन फॉरेस्ट एरियाज आर प्रोटेक्टेड। जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कस किया कि जब टूरिस्ट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देखने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर हम वहाँ की जंगलों को काटेंगे, वहाँ के पेड़ पौधों को काटेंगे तो टूरिस्ट वहाँ नहीं जाएंगे। तो हम टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए डेस्टिनेशन पे फॉरेस्ट एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री प्रभावित ना हो। यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं नेचुरल
जो फॉरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इको टूरिज्म जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप्स है टूरिज्म का, जिसमें कि हम उन डेस्टिनेशन पर जाते हैं जो कि अछूते हैं, जो कि अनटच्ड हैं टूरिस्ट के द्वारा, वहाँ पे हम जाते हैं और हमारा जो इंटेंशन होता है वो किसी भी तरीके से जो लोकल हार्मनी है उसको अफेक्ट करना नहीं होता है। इसके अलावा जो हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो खर्चे करते हैं, उसका बड़ा हिस्सा लोकल एरिया के डेवलपमेंट पर खर्च किया जाता है। यह है इको टूरिज्म। यानी कि जब हम टूरिज्म में एज ए इको टूरिस्ट जाते हैं तो हमारा मकसद लोकल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, डेवलप करना होता है, ना कि हमारी कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे अफेक्ट करती है नेगेटिवली नेचुरल इन्वायरमेंट को। फिर इंक्रीजेज अवेयरनेस, जैसा कि हमें पता है जब टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाते हैं तो उनके अंदर अवेयरनेस आती है। पहले जब हम किसी डेस्टिनेशन पर नहीं जाते हैं तो हमारे मन में नेगेटिव या पॉजिटिव इमेज होती है, लेकिन जब हम किसी डेस्टिनेशन पर चले जाते हैं तो हमारे माइंड में अवेयरनेस बनता है। बहुत सारे लोग जो अब जैसे कि बहुत सारे लोग जो उत्तराखंड आते हैं उन जगहों से जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत कम है, जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत कम है, जब वो यहाँ आते हैं तो उनको पता लगता है कि उत्तराखंड में कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, कितनी ज़्यादा फॉरेस्ट है, कितने ज़्यादा लेक्स हैं, कितने ज़्यादा रिवर हैं। तो उनके अंदर अवेयरनेस आती है कि हमें भी अपने एरिया में इस तरीके से प्लांट लगाने हैं और अपने जो फॉरेस्ट एरिया है उनको प्रोटेक्ट करना है। तो ये किसके कारण है? टूरिज्म इंडस्ट्री के कारण। जब लोग घूमते हैं, जगहों के बारे में जानते हैं, उनको पता लगता है कि हम जब नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। फिर क्रिएशन ऑफ पार्क्स, जब किसी डेस्टिनेशन पर टूरिज्म को डेवलप किया जाता है तो बहुत सारे पार्क्स भी बनाए जाते हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए डेस्टिनेशन पे, ताकि वहाँ पे जो टूरिस्ट हैं, लोकल पीपल हैं, एक्सकर्शनिस्ट, वो पार्क में जाके इंजॉय कर सकें। पार्क में कई बार फाउंटेन बनाए जाते हैं, बच्चों के लिए झूले लगाए जाते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए मशीनें लगाई जाती हैं। तो ये सब लोकल ही नहीं बल्कि टूरिस्ट को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और इन पार्क्स में बहुत सारे जो फ्लोरा के स्पीशीज हैं, जो प्लांट्स के स्पीशीज हैं, वो लगाए जाते हैं, जिसके कारण बहुत से जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी वहाँ पे आते हैं और इस माध्यम से हम लोग जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसे प्रोटेक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have enjoyed this lecture on negative and positive impacts of tourism on environment. Thank you.